द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी बैकचुआ जो होती है वो उस लड़की को देखकर पहचान जाती है कि ये तो व्हाइट विच द स्नो गर्ल है, लेजेंडरी वुमेन, जिसके बारे में बताया गया था कि ये औरत इसने 100 साल पहले जहां पर हजारों लोगों की जान ले ली थी। तो यहीं पर वो एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहां पर वो भी अपने मारियोंग कैसल में बैठी होती है और वहां पर बाकी के सारे जनरल्स भी बैठे होते हैं, ब्लैक हैंड एंड व्हाइट हैंड भी वहीं पर होते हैं। तो उन जनरल्स में से एक कहता है कि मुझे पपेट्स का बहुत ज्यादा शौक है और मैंने सुना है कि हाक गोल में एक ऐसा जनरल है जिसका नाम जनरल वी है, वो बहुत ही कमाल की पपेट्री करता है, कि वो बहुत ही कमाल के पपेट्स बनाता है, ऐसे पपेट्स जो कि बिल्कुल असली इंसानों जैसे लगते हैं। तो उन्हीं में से एक और जनरल उसे कहता है चाहे वो जनरल वी कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, वो उस लड़की वीवी की तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जहां पर जीवी की बात कर रहा हूँ, जीवी जो कि स्नो गर्ल है, वो बहुत ज्यादा कमाल की पपेटियर है, यानी कि वो अच्छे अच्छे पपेट्स बनाती है। और हमारी बैकचुआ वहीं पर बैठी उनकी बातें सुन रही होती है कि ये लोग यहाँ पर किस वीवी की बात कर रहे हैं। एक जनरल कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि 100 साल पहले उसने म्यूरियम वर्ल्ड में क्या किया था। उसने तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोगों को मार डाला था, उसने पूरे के पूरे गांव को उजाड़ दिया था और वहां पर पूरा गांव खून से रंगा था। दूसरा से कहता है कि 100 साल गुजर गए और मुझे तो ये याद भी नहीं रहा। तो उनका लॉर्ड भी वहीं पर खड़ा होता है। लॉर्ड उनसे कहता है तुम्हारी उम्र कितनी है, क्या तुमने कभी 100 साल जिए भी हैं या नहीं। जनरल उसे कहता है कि हाँ मेरी उम्र तो 100 साल से ऊपर की है, यानी 100 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। ब्लैक हैंड उन लोगों से कहता है कि अगर वाकई में वो वही स्नो गर्ल है तो मुझे लगता है कि हमारे व्हाइट हैंड ने उसी के पास से अपनी सारी टेक्निक सीखी होंगी, क्योंकि ये आइस बनाना यानी किसी भी चीज को आइस में कन्वर्ट कर देना, ये वाली स्पेशल टेक्निक तो स्नो गर्ल की है। व्हाइट हैंड उसे कहता है कि नहीं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ बुक्स को पढ़कर ये सब कुछ सीख लिया है, मेरे पास कोई भी मास्टर नहीं है और वो लड़की तो बिल्कुल ही मेरी मास्टर नहीं है। बैकचुआ उन सभी लोगों की बातें सुन रही होती है। बैकचुआ कहती है कि 100 साल पहले जहाँ पर म्यूरियम वर्ल्ड में जिस लड़की ने खून की होली खेली थी, वो लड़की अब जहाँ पर हमारे सामने खड़ी है। मुझे नहीं पता कि ये कमीनी सफेद चुड़ैल जहाँ पर कर क्या रही है, ये इस घर के अंदर क्यों रह रही है, लेकिन मुझे इस बात का क्या फर्क पड़ता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे तो ये देखना था कि ये लड़का क्या ये वाकई में एक मास्टर है या नहीं। लेकिन अब मुझे यहाँ पर इस लड़के की ज्यादा फिक्र हो रही है, चाहे ये कितना ही स्ट्रॉन्ग मास्टर क्यों ना हो जाए, लेकिन ये 100 साल पुरानी एक चुड़ैल का मुकाबला तो नहीं कर सकता जिसने यहाँ पर लोगों को मारा था। मुझे यहाँ पर इस लड़की की सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, इसे यहाँ से निकालना होगा। तो इसी के साथ ही स्नो गर्ल जो होती है ऊपर आसमान की तरफ देखती है और कहती है जरा देखो तो सही, आज चांद कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। पिछले 10 साल में आज ये पहली बार हुआ है कि 10 साल के बाद मैं बाहर निकल पाई हूँ और बाहर निकलकर मैं खुले आसमान के नीचे खड़ी हूँ और चांद को देख पा रही हूँ। इसी के साथ ही वो लोगों की तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर अब बहुत ही अच्छे से मुझे एंटरटेन करना, और साथ ही वो अपने डेविलिश लुक उन लोगों को दिखाती है और कहती है अब तुम्हें यहाँ पर मुझे एंटरटेन करना होगा। तो हमारा सोमा उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि ये लड़की यहाँ पर क्या बातें की जा रही है कि मुझे इसे एंटरटेन करना है, लेकिन मैं इसे एंटरटेन क्यों करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। लेकिन मुझे इतना पता लग गया है कि यही लड़की जो है इस घर की असली मालकिन है। फिर साथ ही वो दूसरी तरफ देखता है बैकचुआ की तरफ और कहता है कि पर इस लड़की का क्या, ये लड़की जिसने मुझे यहाँ पर सुहाने ख्वाब दिखाए और ये मुझे अपने घर लेकर आई थी, लेकिन इसने मुझे झूठ बोला, यानी कि ये एक स्विंडलर है। सोमा यहाँ पर ये सोच रहा था कि अगर यहाँ पर ये जो औरत है यानी जो असली मालकिन है घर की, वो मुझसे डैमेज रिपेयर के पैसे मांगती है तो फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसका घर तो टूट गया है, आधा घर तो मेरी वजह से टूट गया है, तो वो मुझसे पैसे मांगेगी तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा। तो सोमा यहाँ पर स्नो गर्ल से कहता है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी फीलिंग्स को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, लेकिन ये बात वाकई में सच है। तो सोमा उसे कहता है कि ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है जो कि एक स्विंडलर है, ये जानबूझकर मुझे यहाँ पर लेकर आई थी और मुझे धोखा देना चाहती थी। मुझे लगता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कंपनसेशन के पैसे चाहिए तुम्हारे घर के टूटने की वजह से, तुम्हें वो सारे के सारे इस लड़की से लेने चाहिए। लड़की ने मुझे कहा था कि ये घर जो तुम्हारा है ये उसका है, तो इसी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बैकचुआ भी यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है और हमारे सोमा की तरफ देखकर सोच रही होती है कि ये बेवकूफ यहाँ पर किस बारे में बातें किए जा रहा है। तो सोमा उसे कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर मुझे डैमेजेस के पैसे देने हैं तो मैं अकेले यहाँ पर डैमेजेस के पैसे नहीं देने वाला, बल्कि ये लड़की भी इससे भी लो। और इसी के साथ ही स्नो गर्ल जो होती है उसके पास से आगे गुजरकर जा रही होती है, फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है और कहती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से दूर रहोगे, क्योंकि तुम मेरे टारगेट जो है वो हो ही नहीं, मेरी टारगेट तो यही लड़की है। और वो सोमा पर अटैक करती है तो तुम्हारा सोमा जोड़ता उड़ता पीछे जाकर दीवार के साथ टकराता है, वहां पर एक धमाका होता है, सोमा वहीं पर पत्थरों के नीचे आ जाता है। और यहाँ पर हमारी स्नो गर्ल जो होती है वो आगे बढ़ती है बैकचुआ की तरफ और कहती है कि असल टारगेट तो ये लड़की है। बैकचुआ से कहती है क्या मतलब है कि असल टारगेट यहाँ पर मैं हूँ। तो स्नो गर्ल से कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे जो सवाल पूछने वाली हूँ उन सवालों के जवाब बहुत ही ध्यान से देना, क्योंकि ये सवाल जो है इनके जवाब इस बात को तय करेंगे कि तुम जिंदा रहोगी या फिर तुम मरोगी। इसके साथ ही वो से कहती है कि ये 3 ह्यूमनली हैंड्स ये वाली जो स्पेशल टेक्निक है ये तो अहवा पैलेस की टेक्निक है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जैसी लड़की के पास टेक्निक कहाँ से आ गई, क्या तुम अहवा पैलेस की सक्सेसर हो, तुम्हें ये वाली टेक्निक के बारे में कैसे पता है। तो बैकचुआ की बात सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होती है और इसी के साथ स्नो गर्ल से कहती है कि तुम यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही, लगता है कि तुम मरना
करना चाहती हो। तो हमारी बैक्चुआ वहाँ पर ये सोच रही होती है कि अगर ये वाकई में वही लेजेंडरी स्नो वुमन वीवी है तो फिर मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इसके साथ फाइट कर सकती हूँ। साथ ही वो दूसरी तरफ हमारे सोमा की तरफ देखती है कि सोमा वहाँ पर पत्थरों के नीचे दब चुका होता है। वो कहती है कि प्लीज लड़के मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर गलती से तुम्हें अपने साथ ले आई, मुझे लगा कि तुम एक मास्टर हो, लेकिन अफसोस तुमने यहाँ पर मेरी वजह से अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ ही जनरल वी वाला जो पपेट होता है वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही आकर बैक्चुआ के ऊपर अटैक करता है तो बैक्चुआ फिर से अपनी 3 ह्यूमनलिस्ट टेक्निक को यूज करती है। अपनी उंगली को सामने की तरफ करते हुए उसकी तलवार होती है उसके ऊपर लगाती है ताकि वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसकी तलवार को टुकड़े टुकड़े कर सके। लेकिन जब तलवार उसके साथ टकराती है तो उसे पता चलता है कि इसका मेटल बहुत ज्यादा स्पेशल है और उसको यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक से तोड़ा नहीं जा सकता। जनरल वी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है जिससे बैक्चुआ पीछे की तरफ गिरती है। पीछे की तरफ गिरने के बाद जंप करते हुए जल्दी से पीछे की तरफ फटती है, लेकिन जनरल वी जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है और उसके सामने जंप लगाते हैं उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो हमारी बैक्चुआ सोच रही होती है कि जनरल वी ये सिर्फ और सिर्फ एक पपेट है, लेकिन ये पपेट इतना ज्यादा तेज कैसे मूव कर सकता है जबकि असली मास्टर तो वहाँ पर नीचे खड़ी है। मुझे यहाँ से बचकर निकलना है तो मुझे स्नो गर्ल को जाकर हराना होगा। अगर स्नो गर्ल हार जाती है तो उसके बाद यहाँ से निकल कर जाना आसान हो जाएगा। तो स्नो गर्ल उसे बताती है कि 10 साल पहले एहवा पैलेस जो था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद मैंने सुना कि वहाँ पर से एक लड़की थी, एक यंग लड़की, उसने मारियोंग टेम्पल में अपना ली थी, वो मारियोंग टेम्पल में चली गई थी। मुझे लगता है कि वो लड़की तुम ही हो, क्या वाकई में वो लड़की तुम हो जो कि मारियोंग टेम्पल में चली गई थी? तो बैक्चुआ उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कि यही मेरा मौका है और वो जल्दी से उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बड़ी अदब के साथ उसे कहती है कि प्लीज सीनियर मुझे माफ कर दे, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे पता चल चुका है कि मैं एहवा पैलेस की वही सक्सेसर हूँ, तो प्लीज यहाँ पर से मुझे जाने दें। लेकिन आप मुझे यहाँ से जाने देती हैं और बाकी की सारी बातों को भूल जाती है तो मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी। और साथ ही उसके हाथ में एक स्मोक बॉम्ब होता है, वो स्मोक बॉम्ब को सामने फेंकती है जिससे काफी सारा धुआं होता है। तो स्मोक गर्ल के सामने एक शील्ड होती है जिसकी वजह से वो स्मोक बॉम्ब से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होती। तो वो उसे कहती है कि बैक्चुआ क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ से भाग कर जा सकते हो, वो भी इस स्मोक स्क्रीन को यूज करते हुए? इसी के साथ ही बैक्चुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से भाग कर तो नहीं जा रही, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पास स्नीक अटैक करने वाली हूँ। और इसी के साथ ही वो एक स्पेशल टेक्निक को यूज कर रही होती है जिसका नाम येलो ड्रैगन 5 क्लॉ होता है। येलो ड्रैगन 5 क्लॉ होता है ये भी एहवा पैलेस की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक होती है। जैसे वो अपनी टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करती है तो वहां पर कुछ टूटता है, पता नहीं वो कोई क्लोन होता है लेकिन वहां पर कुछ टूटता है। और इसी के साथ ही हमारी जो बैक्चुआ होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हाथ जो होता है वो शील्ड के साथ जाकर टकराया होता है और वो शील्ड को भी नहीं तोड़ पाती। स्नो गर्ल उसे कहती है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि तुमने यहाँ पर मिस्टिक मार्शल आर्ट्स को सीखा, एहवा पैलेस की सबसे स्पेशल मार्शल आर्ट्स को सीखा, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इतना ही परफॉर्म कर सकती हो। इसी के साथ ही हमारी स्नो गर्ल जो होती है वो अपने हाथ को हमारी बैक्चुआ की चेस्ट के ऊपर रखती है और वहां पर उसे एक स्पेशल टेक्निक के साथ अटैक करते हैं जिसका नाम दी आइस स्पिरिट विंड ब्रेकर होता है। और जैसे वो स्पेशल टेक्निक को यूज करती है तो उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं वहां पर फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही बुरी तरह से उसे एक झटका लगता है, वो पीछे की तरफ गिर जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। इसके अटैक की वजह से शॉक जो था वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो फ्रीज हो रहे हैं। और वो वहीं पर नीचे गिर जाती है और अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखकर वहां पर कहती है मुझे सांस नहीं आ रही क्योंकि उसके फेफड़े जो होते हैं वो अंदर से फ्रीज हो रहे होते हैं इसी वजह से। बैक्चुआ कहती है कि इस वक्त ये दर्द जो है ये मुझे अंदर तक महसूस हो रहा है, मेरी हड्डियों तक महसूस हो रहा है, अगर मैंने यहाँ पर इस दर्द से अपने आप को बाहर नहीं निकाला तो फिर मैं इस दर्द से ही मारी जाऊंगी। स्नो गर्ल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि अब तुम इस बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम इस बूढ़ी औरत के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो या नहीं। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 10 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।